गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और अब रेडी बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक है और प्रैक्टिकल डेट कभी भी आ सकती है। तो एक रिवीजन हम लोग करते हैं रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न का। सामान्य आधारित विषय का तो प्लेलिस्ट है आपके पास, और रेडियो और रंगीन टेलीविज़न का भी मैं थ्योरी हो जाए। 5 पेपर इसके अंदर रहते हैं 60-60 नंबर के। तो कक्षा 11 से मैं इसको ले रहा हूँ। कक्षा 11-12 दोनों आएंगे और 60 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आपको पूरी उसमें डीप नॉलेज रहे। जैसा कि आज मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया था, उसी के लिए है ये यांत्रिक तरंगों की चाल। जैसे कि तरंग और ध्वनि का सिद्धांत पहला पेपर हमारा होता है। तो इसके अंदर आपको कक्षा 11 में देखिए क्या है, 3-4 चैप्टर कक्षा 11 में है और 3-4 चैप्टर कक्षा 12 में है। तो यांत्रिक तरंग मतलब जो भी तरंग है, जैसे आप तालाब में ईंटा फेंकते हैं या रस्सी ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो ये हाथ के द्वारा जो है, जो आप आप तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, इसे आप मैकेनिकल तरंग कहेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्रयोग नहीं हुआ है। यही आगे चल के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल तरंगे और बहुत सी तरंगे आपको, मोबाइल तरंग नहीं होती, खैर बहुत सी तरंगे आपको मिलेंगी थर्ड पेपर में। तो वो सिग्नल भी मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो विक्षोभ जो होता है, जब आप कहीं विक्षोभ करते हैं उत्पन्न, जैसे तालाब में ईंटा फेंका तो विक्षोभ हुआ, तो वहाँ से यांत्रिक तरंग शुरू हो जाती है। रस्सी लेके हिलाया तो वो विक्षोभ हुआ, तो वहाँ जैसा कि आप चित्र में यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं रस्सी हिलाते हुए। अब इसमें हम इनके लिए जो माध्यम होना चाहिए वो द्रव का माध्यम रहता है अक्सर। और यांत्रिक तरंगें केवल ऊर्जा संवेग का संरक्षण, इनके द्वारा ऊर्जा और संवेग का प्रोपिगेशन संचरण होता है, और द्रव्य का नहीं। ऊर्जा और संवेग, संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। और यांत्रिक तरंगों का ये दो गुणों पर ही निर्भर करती हैं। एक तो प्रत्यास्था हो उसके अंदर, जैसे स्प्रिंग खिंच जाए, और जड़त्व उसके अंदर थोड़ा सा ठोस हो। तो आइए देखते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुप्रस्थ तरंग, मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा। और अनुप्रस्थ तरंग जो है, आप ऊपर वाले को स्ट्रिंग, नीचे वाले को गर्त, इस तरह से तरंग मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया है। और जब किसी माध्यम में तरंग जो है, यहाँ देखिए कण जो भी आप फेंक रहे हैं, तो दिशा के लंबवत, जैसे पानी में ही आप फेंक रहे हैं, तो वो वहाँ कण आगे तो बढ़ नहीं रहा है, मगर वो ऊपर नीचे ही लंबवत कंपन करता है। तो जब लंबवत कंपन करता है, तो उस तरह की तरंग को हम यहाँ अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग में संचरित होने पर माध्यम के जो आपके कण हैं, जो माध्यम का, चाहे पानी हो ठोस हो, तो उसके कण तरंग चलने, जो तरंग चल रही है जिस दिशा में, उसके वो लंबवत ऐसे हो, सीधे लंबवत हो, तो उसे हम अनुप्रस्थ कहेंगे। और अनुप्रस्थ तरंग देखिए, यह ठोस में नहीं उत्पन्न की जा सकती। इसको पहली चीज़ ये जान लीजिए, एक लाइन का सवाल है। और ये तरंगे क्योंकि ठोस दृढ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा दृढ़ हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न गैस में अनुप्रस्थ तरंगे गैस में भी आपकी उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें दृढ़ता होती नहीं है। और ठोस बहुत दृढ़ होते हैं। और द्रव्य में ये केवल उनके जो, जैसे पानी में मैंने आपको उदाहरण दिया, तो सरफेस पर, तल पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। भीतर ये आप देखेंगे तो वो कण जो है पानी के अंदर वाला 2 फीट नीचे, वो नहीं होगा। और अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, ये आप कोई स्प्रिंग ले लीजिए, एक स्प्रिंग को आगे खींचेंगे तो इस तरह से होगा। खींचे जाने पर तो जो दूर दूर का स्थान है वो विरलन कहलाएगा, और जो पास का स्थान है वो संपीडन। तो एक संपीडन से दूसरे संपीडन की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं, और इसी को तरंग दैर्घ्य भी कहा जाता है, लैम्डा से दिखाते हैं। उसी तरह से अनुप्रस्थ तरंग में एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई, या एक ऊंचाई से यहाँ तक की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। ऊंचाई को लें आप, ऊंचाई से ऊंचाई की दूरी, तो आयाम इसे हम कहेंगे। आगे हम आपको तरंग में आयाम, इससे संबंधित परिभाषाएं देखिए, वही ए आयाम हो गया। मैं तरंग को ही लेके बता दे रहा हूँ आपको सीधे, ये हमेशा याद रखें। तो अधिकतम ऊंचाई तरंग की आयाम, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक तरंग में लिया गया टी सेकंड में संख्या जो है, 1 सेकंड में
सॉरी, एक साइकिल पूरा करने में जो आपका ये एक साइकिल पूरा करने में लिया गया समय t आवर्तकाल कहलाता है। वही a/t 1/t, ये टी सेकंड में कंपनों की संख्या एक, तो चूंकि 1/t, तो इसी 1/t को हम आवृत्ति कहते हैं। 50 हर्ट्ज लिखा होता है, देखा होगा आपने। तो 50 हर्ट्ज का मतलब एसी साइकिल 50 बार उसमें इस तरह से 50 साइकिल है, तब 50 हर्ट्ज लिख रहा है वो। तो हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की इकाई होती है। तो टी आवर्तकाल आपको समझ में आ गया, आप दायरा समझ में आ गया। तरंग की चाल v इक्वल टू एन लैम्डा होती है। देखिए यहाँ पर v मीटर पर सेकंड, तो ये v इक्वल टू एन लैम्डा, एन हर्ट्ज में है, लैम्डा मीटर में है, v आपका मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। इसके लिए न्यूटन का सूत्र भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक सूत्र दिया था v इक्वल टू p/d, जो प्रेशर था, और d घनत्व था 280 आया था। इसी को 100 वर्ष बाद लाप्लास साहब ने संशोधन किया। इनका संशोधन पूछता है, तो 1816 में इन्होंने न्यूटन की गलती को ठीक किया। 280 को 332 किया। किस तरह से कि करणी में इन्होंने एक मान लिया, उस मान को लाप्लास का नियतांक भी कहते हैं। मैंने गलती से पिछले वीडियो में 1/4 बता दिया, 4/1 है ये करणी में 1.41। ध्यान से देखें, गुणे 280 कर दें तो ये 332 मीटर पर सेकंड आ जाती है चाल। तो ध्वनि में चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, ध्वनि की चाल। और ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम रहेगी, क्योंकि अणु इसके दूर दूर रहते हैं। द्रव में ज़्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा सा पास रहते हैं। और ठोस में आप रेलवे की पटरी पर जाके मार के ठंड से देखिए, कान लगाइए तो दूर से ट्रेन की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। तो इसमें सबसे अधिक होती है। मेनी मेनी थैंक छात्रों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करता। ये इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, तो निश्चित रूप से न्यूटन, लाप्लास, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये टॉपिक छूटेगा नहीं, ये आएगा निश्चित। ये चाहे 11 में भी और 12 में भी निश्चित। मैं 12 को दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए 11 के बच्चे भी इसको ध्यान से सुनते रहें, और 12 के बच्चे भी। मेनी मेनी थैंक्स। आपका शिक्षक दोस्त दीपक सिंह।